अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू अदब की बेहतरीन नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार बानो कुद्सिया का जिक्र करेंगे और साथ ही उनके उस नावल का जिक्र भी होगा जो उन्होंने 80 में लिखा था, सन 1980 में। उस नावल का नाम था राजा गिद्ध। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। पाकिस्तान में या बड़े सग़ीर में जब भी उर्दू अदब का जिक्र छिड़ेगा तो अशफाक अहमद और बानो कुद्सिया का जिक्र ज़रूर होगा। आज हम जिक्र करेंगे बानो कुद्सिया के बारे में। बानो आपा से मेरी कभी बाकायदा मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको जो भी ख़त लिखा उन्होंने जवाब दिया। ये उस वक्त की बात है जब अभी मोबाइल नहीं आया था और इंटरनेट का इस्तेमाल इतना आसान नहीं था। ये उनकी वफ़ात से 2-3 साल पहले की बात है और उनके जवाबी ख़त में इतनी अपनायत होती थी कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं बानो कुद्सिया के ज़िंदगी के उस पहलू पर रोशनी डालूंगा जो अभी तक बहुत से लोगों की नज़रों से शायद पोशीदा है। उनका इंटरव्यू किया था किश्वर नाहिद ने, लेकिन मसला ये है कि किश्वर नाहिद का फ़नी कद भी उनके अपने कद की तरह बहुत छोटा है। वो बानो कुद्सिया से वो सवालात ना कर सकी जो मैं तवक्को कर रहा था। बानो आपा को आपने एक ड्रामा निगार की सूरत में देखा, आपने उनका नावल पढ़ा राजा गिद्ध। आज राजा गिद्ध पे भी बहस होगी। बानो कुद्सिया ने अशफाक अहमद से शादी की। पहले मैं आपको यह बता दूं कि बानो कुद्सिया तालिबन नवंबर 28 नवंबर 1928 को पैदा हुई और उनकी वफात हुई 2004 के किसी महीने में। बानो कुद्सिया ने अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर अशफाक अहमद को अपनाया था और इसके लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की। उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा और अशफाक अहमद साहब का हाथ थाम लिया। लेकिन वो सारी उम्र अपने मैके को ना भुला सकी। उन्होंने कभी इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उसकी अलामत, उसकी निशानी आपको राजा गिद्ध में मिलेगी। राजा गिद्ध गौर से पढ़ें। राजा गिद्ध में उन्होंने जहां भी मैके का जिक्र किया उनकी तहरीर उतनी ही खूबसूरत लगी। बाबुल का अंगना, अम्बा के पेड़ पर झूले, बरसात का मौसम और बहरहाल जो भी मैके की याद होती है वो उन्होंने अपने जहन में रखी और कभी उसको भुला ना सकी। अशफाक अहमद से उनको इतनी मोहब्बत नहीं थी जितना वो उनका एहतराम करती थी। ये मेरा एक जायज़ा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मोहब्बत उनको हमेशा मैके से ही रही। अब आते हैं राजा गिद्ध की तरफ। ये शोरा आफाक नावल 1980 में, शायद 1980 में ही लिखा गया। इस नावल के दो बड़े मजबूत मौजूआत थे। एक था मोहब्बत और उसका अंजाम और दूसरा मौजू था हराम की कमाई और उसके बदअसरात। पहले आते हैं मोहब्बत की तरफ। इस नावल में मोहब्बत के मौजू को उजागर करने के लिए मैं जिक्र करूंगा उन 3-4 किरदारों का जो इस पूरे नावल में हावी रहे। सबसे पहला किरदार था सीमी का। सीमी एक ऐसी लड़की है जो अपने एक क्लास फेलो से मोहब्बत करती है, शदीद मोहब्बत करती है। अमीर घराने की लड़की है, आज़ाद ख्याल है, लेकिन उसको आफ्ताब से मोहब्बत हो जाती है। वो कहती है ना कि दिल को दिल से राह होती है, आफ्ताब भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। उसी कॉलेज का एक नौजवान प्रोफेसर सुहेल, वो भी सीमी की मोहब्बत का शिकार है। उसको मालूम है कि सीमी आफ्ताब से मोहब्बत करती है। वो सीमी को आफ्ताब से बदजन कर देता है और आफ्ताब को सीमी से बदजन कर देता है और यूं आफ्ताब पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चला जाता है हमेशा के लिए और सीमी उसकी मोहब्बत में तकरीबन नीम पागल हो जाती है। उसी क्लास में
जो रावी है इस तमाम नावल का, कयूम, ये सबसे मजलूम किरदार है। ये भी सीमी के मुतासरीन में से था और चुपके चुपके सीमी से मोहब्बत किया करता था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 1980 का ज़माना है, आज से तकरीबन 43-44 साल पहले। उस वक्त मोहब्बत की खुशबू होती थी, लोग मोहब्बत को महसूस करते थे। आज का नौजवान शायद राजा गिद्ध में वो चीज़ तलाश ना कर सके जो हम ढूंढ लेते थे या जो राइटर लिखना चाहती थी, क्योंकि आज के दौर में जो हर चीज़ डिस्पोजेबल है, मोहब्बत भी डिस्पोजेबल हो गई है। हो सकता है कि वो नौजवान जो आज के दौर में मोहब्बत शहब्बत को मानते हैं या इन चक्रों में पड़े हुए हैं, वो इन बातों को महसूस ना कर सके। हो सकता है कर भी लें, मोहब्बत की अपनी एक पहचान है। लेकिन मोहब्बत का चेहरा इतना मस्ख हो चुका है कि अब लगता नहीं कि आज का नौजवान उस जमाने की के एहसासात को समझ सकेगा। बहरहाल, आफताब पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, सीमी नीम पागल हो जाती है, वो भी अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगती है। कयूम हर वक्त सीमी की या तो यादों में मसरूफ रहता है या उसके करीब रहता है। सीमी भी उसको इसलिए बर्दाश्त करती है कि वो आफताब का दोस्त था। उसको कयूम में आफताब नजर आता है। वो एक राजा गिद्ध बन जाता है जो सीमी का जिस्म नोच नोच कर खाता है। और जो इस नावल की जो एक और खूबसूरत जो हिस्सा है, उसमें सीमी की मौत का मंजर बहुत खूबसूरत अंदाज में उसने लिखा है। सीमी जब मरती है और कयूम जब उसकी मौत के बाद जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारता है, वो दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। वो मरने की ख्वाहिश में ज़िंदा रहना चाहता है। और इसका एक और किरदार है, वो है अजीज़ गातन, गांव का एक मजलूम बच्चा जिसकी माँ इंतहाई गरीब बेवा औरत है। और आप लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते कि गांव में जो कम ज़ात होते हैं, अगर वो औरत बेवा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी इंतहाई जलील हो जाती है। वो गली में झांक ले तो उस पर बदकिरदारी का लेबल लग जाता है। उसके बच्चे अगर गरीब हैं तो वो लोगों की ठोकरों में ही रहते हैं। अजीज़ गातन भी इसी तरह गांव वालों की नफरतों का निशाना बनता है। ये बहुत मजलूम किरदार है। ये 4-5 कैरेक्टर हैं जो इस पूरे नावल में छाए हुए हैं। और हराम की कमाई को उसने डिफाइन यूं किया है कि जो लोग हराम की कमाई खाते हैं उनकी नस्ल में फिर पागल, मजजूब और एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी का शिकार हो जाती है और विरासत में उनको बेसुकूनी मिल जाती है, नहुसत मिल जाती है। ये है इस नावल का मरकजी ख्याल। बानो कुस्सिया ने यह भी कहा है कि जिस तरह गिद्ध पेट भरने के बाद भी अब खुद को उल्टा करके गोश्त नोचता है, इस तरह हराम खोर भी इसी तरह मुल्क की दौलत या लोगों की दौलत खाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। उसका अंजाम फिर आने वाली नस्लों में नजर आता है। तो ये है राजा गिद्ध का छोटा सा पोस्टमार्टम। नावल जरूर पढ़िए। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, जब यह नावल शाया हुआ तो उसको पढ़कर बहुत सी लड़कियों ने, 3-4 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी। इस नावल में नफ्सियाती तौर पर जिंदगी का वो रंग दिखाया गया है जो हमारी नजरों से ओझल है। और ये काम सिर्फ बानो कुस्सिया ही कर सकती थी। बानो आपा को हमारा सलाम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। प्रोग्राम आपने देखा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिए।